12 राशियां और 12 ही ज्योतिर्लिंग। जिस राशि में आपका चंद्रमा बैठा है उस राशि के अकॉर्डिंग एक ज्योतिर्लिंग आपको डेडिकेटेड है। राशियों के अकॉर्डिंग जो ज्योतिर्लिंग है जहाँ से वो आपको ज्यादा एनर्जी उस राशि से रिलेटेड दे सकते हैं। इस तरीके से हम ज्योतिर्लिंग्स को एनर्जी सेंटर्स समझते हैं। कालपुरुष इज अ कॉस्मिक ह्यूमन। जब हमारी कुंडली बनी उसमें 12 राशियां होती हैं, ठीक है। आपको पता है कृष्ण जी बहुत नौटी थे और वो मोरपंख लगाया करते थे। शनिदेव है, आप कर्म करेंगे रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। तो ये हम सब लोग आपस में इस अर्थ को शेयर कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जीज के साथ भी नेगेटिव के साथ भी। तो सबको ऊपर वाले ने टाइम लाइन्स दी। आपने बोला टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, तो क्या ऐसी और कौन सी चीजें हैं जो हम सही कर सकते हैं? बच्चों का स्टडी टेबल वेस्ट में बनाना चाहिए। कई बार मैं भी एक रेमेडी बताती हूँ नॉर्मली लोगों को कि मून लाइट को एब्जॉर्ब करिए। नहीं करें, आप पूजा पाठ नहीं करें, पर आप उठने के बाद अपनी घर की डे टू डे एक्टिविटीज करें। आपके लिए वही आपकी साधना है, आपके लिए वही आपका कर्म है। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड इन फ्लिकरिंग थॉट्स। तो आज हम अपनी आध्यात्मिक जर्नी को आगे बढ़ाते हुए एक नए गेस्ट को लेके आए हैं। शी इज़ अ गुड फ्रेंड एंड अ लोकल सेलिब्रिटी। शी इज़ स्वाति कश्यप। वेलकम स्वाति ऑन द शो। थैंक यू वैभव। शी इज़ एन एस्ट्रोलॉजर, ऑल्सो एन IT एक्सपर्ट। वेलकम टू द शो स्वाति। थैंक यू वैभव। शायद इतनी अच्छी इंट्रो की मैं उतनी हकदार नहीं थी, बट थैंक यू सो मच बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। जितनी आपके शब्दों में अच्छाई थी उतनी आपकी पर्सनालिटी में भी है। थैंक यू। थैंक यू। तो स्वाति, पहले तो ये बताओ, IT करते करते एस्ट्रोलॉजी में कहाँ से इंटरेस्ट आया? देखो, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट मुझे बचपन से था, बस शायद वो प्रॉपर रास्ता नहीं मिला था। IT तो चलते गए तो IT हो गया, लेकिन शायद यूनिवर्स ने एस्ट्रोलॉजी के लिए बचपन से चूज करा था। छोटी थी तब से एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बना रहा मेरा, और मैं कुछ पढ़ा करती थी। और जैसे जैसे बड़ी हुई कुछ बुक्स पढ़ना इधर उधर से, फिर ग्रेजुएशन हो गई, शादी हो गई, पर वो इंटरेस्ट, वो क्रेज खत्म नहीं हुआ। लोगों को चांद दिखता था, मुझे मून प्लैनेट दिखता था। लोगों को सूरज दिखता था, मुझे सन प्लैनेट दिखता था। तो हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, तो उन्होंने कहा जब इतना इंटरेस्ट है तो इसे प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में पढ़ाई करते और इसे प्रॉपर तरीके से करते। बस वहां से एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट हुई एंड आई एम सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू। 2020 या कोविड के बाद, कोविड के बाद ही 2020 के बाद टिपिकली ये देखा गया कि अब लोगों के अंदर आध्यात्मिकता की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव हो गया, राइट। ऑब्वियसली कंप्यूटर्स की तरफ AI भी वहीं तभी निकल के आया है। मतलब कोइंसिडेंटली और इंसिडेंटली AI भी 2020 के बाद इवोल्यूशन शुरू हुआ और कहीं ना कहीं लोगों में भी आध्यात्मिकता का जोर पकड़ा। तो क्या इसका भी कोई रिलेशन है? बिल्कुल। अच्छा, मैंने भी ये चीज़ ऑब्जर्व करी। अगर हम पिछले 5 साल से पहले जाते हैं, हाँ। तो नॉर्मली हम अगर जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हमने उनमें देखा लोग मालदीव्स जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं, बट सडनली ये बहुत कम हुआ है। अब केदारनाथ, बद्रीनाथ, महाकाल, काशी विश्वनाथ, लोगों का ट्रैवल बहुत बढ़ गया है। यस, ये चीज़ है। अब लोग ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव हो रहे हैं, और ये समवेयर बहुत अच्छा भी है, क्योंकि हम जिस भारत भूमि पे हमने जन्म लिया, हमारा बेस ही वो है। एंड दिस इज बेस्ट पार्ट कि हमारी जनरेशन अब वापस अपने रूट्स को पकड़ना स्टार्ट कर रही है। देखिए, हमारी कुंडली में ना जहाँ चंद्रमा बैठता है उसको हम मून राशि बोलते हैं। अच्छा, एक चीज आप ऑब्जर्व करिएगा, 12 राशियां और 12 ही ज्योतिर्लिंग। कितना अच्छा कनेक्ट, ये पूरी जितनी भी नेचर है ना, प्रॉपर सिंक में है। हम सिंक में नहीं है, हमें समझने में देर लग रही है। 12 ज्योतिर्लिंग है और 12 ही राशियां हैं। तो और एक और चीज, शिव ने अपने सर पर चंद्रमा को धारण करा है। तो जिस राशि में आपका चंद्रमा बैठा है उस राशि के अकॉर्डिंग एक ज्योतिर्लिंग आपको डेडिकेटेड होती है। अच्छा। हाँ जी। अगर आपके पेन एरियाज हैं वो, और आप उस ज्योतिर्लिंग का विजिट करते हैं, तो आपके वो पेन एरियाज रिड्यूस होते हैं।
थोड़ा सा एलैबोरेट करो इसके बारे में। अच्छा, देखिए सबसे पहले इसमें जो मैं बिफोर आई स्टार्ट, किसी भी धर्म स्थान पे जाइए, बैगेजेस छोड़ के जाइए। बैगेजेस इज लाइक, बिकॉज हम वो चीज समझ सकते हैं, हम लोग आईटी में हैं कि मुझे वापस जाके वो मेल करनी है, मुझे मीटिंग करनी है, ओके होटल का एसी ठीक नहीं हो रहा है, जाके मुझे एसी का भी बात करनी है, अच्छा इसने मुझसे ज्यादा पैसे ले लिए। ये बैगेजेस छोड़ दीजिए। जब आप उस धर्म भूमि पर है ना, इन बैगेजेस को साइड में रखकर सिर्फ उस एनर्जी से कनेक्ट होने चाहिए। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अदरवाइज लोगों के ना, मेरे पास भी बहुत बार आते हैं, आपने कहा था आप महाकाल चले जाओगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई। आप नहीं गए थे, आपकी सिर्फ बॉडी गई थी। रादर लोग अपने इमोशंस को छोड़ के जाते नहीं है, yes. या फिर उस कनेक्ट के साथ नहीं जाते हैं। दिमाग में तो चल रहा होता है कुछ और, पैसा, मेरी जॉब, मेरा ये, मेरा वो। करेक्ट। और महाकाल के पास बस ऐसे ऐसे किया और जी आ गए, अब तो हमारा कुछ तो होगा भगवान ने। तो ये तो हाँ बड़ी बेसिक सी चीज है, लोगों को वैसे भी समझनी चाहिए कि भगवान कोई दुकान थोड़ा ना है कि आपने बस पैसे के रूप में अपना मत्था टेक दिया और आपको जो सामान मिल जाएगा। बिल्कुल। तो भावना के साथ जुड़े हुए हैं भगवान। बैगेजेस छोड़ के जाने पड़ेंगे। तो अगर हम स्टार्ट करें, काल पुरुष की कुंडली में सबसे पहली राशि आती है एरीज। एरीज यानी कि मेष राशि। ये एक मैं आपको टोकूंगा, काल पुरुष क्या है इसको थोड़ा सा बताओ। ओके, काल पुरुष इज अ कॉस्मिक ह्यूमन। जब हमारी कुंडली बनी उसमें 12 ग्रह, 12 राशियां होती हैं। okay. तो जब हर राशि का दिया गया कि कौन सी राशि कहाँ प्लेस होगी, जो एक आइडियलिज्म के साथ हम चले, तो वो उसको हमने काल पुरुष का नाम दिया। okay. तो पहले ही घर में हमेशा एरीज आती काल पुरुष की कुंडली में। आपकी मेरी कुंडली चेंज हो सकती है, ठीक है। आपके में पहले हाउस में एक एसेंडेंट होता है जो कि हमारी फिजिकल बॉडी होती है, आपके में कुछ और हो सकती है, मेरे में कुछ और हो सकती है, लेकिन जो स्टार्टिंग जिससे करी जाती है वो हमेशा एरीज होती है, जो कि जिसे हम काल पुरुष कहते हैं कि काल पुरुष की कुंडली है। okay. तो इसमें अगर हम पहली राशि शुरू करें जो कि एरीज है, एरीज मंगल की राशि है। फायरी, उसका फायरी एलिमेंट होता है, उसके अंदर एग्रेशन बहुत है। तो अगर हम ज्योतिर्लिंग से कनेक्ट करें तो एरीज राशि वालों का जो एनर्जी सेंटर है दैट इज वैद्यनाथ। अच्छा। हाँ जी। तो अगर किसी के जो एरीज राशि वाले हैं, अगर उनकी लाइफ में पेन्स हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, वैद्यनाथ इज द राइट प्लेस टू विजिट। और ऐसा नहीं कि आप एक बार गए, आपके हेल्थ इश्यूज खत्म हो गए, आपके कर्मास भी थे पिछले जन्म के, शायद आपको मल्टीपल टाइम जाना पड़ेगा, मल्टीपल ट्रैवल करने पड़ेंगे, तब आपके अंदर चेंजेस आने शुरू होंगे। और अगर आपके कर्मास भी बेटर हैं तो आप देखेंगे आपको फर्स्ट विजिट से ही आपकी लाइफ में चेंजेस आने स्टार्ट होंगे। ओके। तो इसी तरह अगर हम दूसरी राशि पे आए तो दैट इज टॉरस। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, जो कि बहुत स्थायी राशि है, स्टेबिलिटी की राशि है। जो ज्योतिर्लिंग है वो है आपका मल्लिकार्जुन। आप मल्लिकार्जुन जाइए। अच्छा। जो टॉरस राशि वाले हैं, जिनका चंद्रमा टॉरस राशि में बैठा है, वो मल्लिकार्जुन जाए, वहां विजिट करें। रिलेशनशिप जैसी प्रॉब्लम्स हैं, स्टेबिलिटी इश्यूज हैं, या उनकी माइंड बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, उनको खुद को स्थिरता नहीं है, तो उनको वहां जाके उस एनर्जी को वो कंज्यूम करके आए, उसको एक्यूमुलेट करके आए, और उनके लिए वो एनर्जी बहुत काम करेगी। ओके। अब हम तीसरी राशि पे आते हैं जो कि जैमिनी है। जैमिनी यानी कि मिथुन, जो कि बुध की राशि है। उसके लिए कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग होता है। आप वहां जाइए, वहां से आपको विजडम प्राप्त होती है, नॉलेज प्राप्त होती है। तो ऐसे नेटिव्स के लिए जिनका चंद्रमा बुध की राशि यानी मिथुन में बैठा हुआ है, उनके लिए वो ज्योतिर्लिंग बहुत सही काम करती है। अच्छा, तो हम इस तरीके से देखते हैं कि चंद्रमा आपकी कुंडली में कौन से स्थान पे बैठा है, वो आपकी एक तरीके से राशि मानी गई, राशि, और उस राशि के हिसाब से हम अपने ज्योतिर्लिंग को आइडेंटिफाई करके और उसके साथ कनेक्ट करना। बिल्कुल। आप इसको ना एसेंडेंट के साथ भी लिंक कर सकते हैं। एसेंडेंट होता है आपके पास, आपकी जो भी कुंडली हो, बहुत इजी तरीका है उसे समझने का। आप कुंडली अपनी खोलिए, उसमें जो पहला नंबर, पहला जो बॉक्स है, उसमें जो नंबर लिखा हुआ है वो आपका एसेंडेंट है। अच्छा। अगर आपका 5 लिखा है तो आप लियो एसेंडेंट के हैं, और चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, यानी आपका मून जिस नंबर में बैठा है, वो आपकी मून की राशि है। ओके। बस आपको इतना समझना है। अगर आपका एसेंडेंट भी जेमिनाई है तो भी आप उस ज्योतिर्लिंग को विजिट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब चौथी राशि पे आते हैं जो कि हमारी कर्क राशि। कर्क यानी कैंसर राशि। ये वाटर एलिमेंट की राशि है, एंड बहुत ही खूबसूरत चीज है कि हमारे भगवान राम की भी राशि कर्क थी।
तो बहुत ही ब्यूटीफुल राशि है। ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, इनके इमोशंस ना बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, बट इनके अंदर एक बहुत प्यारी चीज होती है, इनकी ना ब्यूटी और अट्रैक्शन इनके फेस पे दिखता है। अगर किसी की भी कैंसर राशि है या कैंसर असेंडेंट है, ऐसे लोगों को सोमनाथ ट्रैवल करना चाहिए। सोमनाथ जो ज्योतिर्लिंग है गुजरात में जो हाँ जी। तो ऐसे लोगों की जो इमोशंस को स्टेबिलिटी मिलने में बहुत हेल्प करता है अगर वो सोमनाथ विजिट करते हैं। और एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, वंस इन अ मंथ, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आपकी सिचुएशंस अलाउ करती हैं, आप एटलीस्ट वहां पर उतना ट्रैवल करें। ओके। आपको वहां से उस एनर्जी को एक्यूमुलेट करना बहुत इजी रहेगा। ओके। अब नेक्स्ट राशि पे आते हैं। नेक्स्ट राशि है आपकी लियो। लियो है आपकी सिंह राशि, जो कि सूर्य की राशि है। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट राशि। बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, अथॉरिटेटिव होते हैं, राजा हैं ये, राइट। ये सबका भला करना चाहेंगे और पर डिसिप्लिन के साथ। सबको खाना मिलेगा पर सब लाइन से बैठेंगे। इमोशंस स्ट्रिक्ट मम्मी बन के है ना। तो राजा ऐसा ही होता है ना, उसे सजा भी देनी है और उसे सबका पेट भी पालना है, राइट। तो ये वैसे हैं, बट इनमें ईगो है। इनको है कि मेरी बात मानो, ठीक है। अच्छा, लियोस के साथ एक बहुत अजीब सी चीज है, लियो सबके आगे शेर है। आप उसकी राशि भी देखेंगे ना, तो उसका जो साइन है ना वो शेर का है, राइट। वो शेर है, पर जहां स्कॉर्पियन आता है ना, लियो पीछे हट जाता है, डंक मार देगा करेक्ट। तो वो सिचुएशन लियोस के साथ होती है। तो जिनकी लियो राशि है या जिनका लियो एसेंडेंट है, उनके साथ ईगो प्रॉब्लम है। तो ऐसे लोग काशी विश्वनाथ जाए। अच्छा। काशी ईगोस को खत्म करता है। राजा भी वही खत्म हुआ, मोक्ष की प्राप्ति हुई, रंग को भी वही मोक्ष की प्राप्ति हुई। अगर आपको ईगोस रिलेटेड इश्यूज हैं या आपको लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स हैं, तो आप काशी विश्वनाथ ट्रैवल कीजिए। तो क्या सिर्फ ये राशि से ही होगा या इन जनरल भी बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स होती है, ईगो होना या और भी तरीके की प्रॉब्लम्स है, जैसे जरूरी नहीं है वो उस राशि को बिलोंग करते हो, तो क्या वो लोग भी जाके वहां पर उनको भी बेनिफिट होगा? बिल्कुल। देखिए, हमारे अगर हम पीछे जाते हैं 100-200 साल पहले, या जब हमारे शास्त्र लिखे गए, तो धर्म स्थानों पे ट्रैवल करना बोला गया कि आप जाइए। अब हर किसी को इतनी टेक्निकल बातें समझाएंगे तो समझ नहीं आती, तो लेमन में बोला गया आप धर्म स्थानों पे ट्रैवल कीजिए, ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कीजिए अपनी। और ये लोगों का उद्देश्य भी होता है कि एटलीस्ट एक जीवन में हम ज्योतिर्लिंग पूरी करें, चारों धाम हम पूरे करें, सारे शक्तिपीठ पूरे करें। बट अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप नहीं जा पा रहे हैं, एटलीस्ट इन एनर्जीज के साथ आप जरूर कनेक्ट करें। अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करते हैं तो इससे बड़ी मतलब यू आर ब्लेस्ड कि ईश्वर ने आपको चुना और आप 12 ज्योतिर्लिंग पूरी कर पा रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ईगो का इशू है, तो आप काशी विश्वनाथ जाइए, आपकी ईगो साइड हो जाएगी। बट जो लियो राशि और लियो असेंडेंट है, वो एक अलग कनेक्शन फील करेंगे, क्योंकि उनका एनर्जी सेंटर इज इन काशी विश्वनाथ। अच्छा। यस। ओके। तो नेक्स्ट राशि पे आते हैं, वर्गो। वर्गो हमारी जो राशि है वो बुध की राशि है। अगर जिसकी वर्गो राशि है या जिसका वर्गो असेंडेंट है, ऐसे लोग उनको रामेश्वरम ट्रैवल करना चाहिए, ज्योतिर्लिंग। उनको कर्म मुक्ति मिलती है वहां से, बिकॉज वर्गो जो होते हैं वो बहुत इमोशनल भी होते हैं, और बुध की राशि है, बहुत स्मार्ट होते हैं, समझदार भी होते हैं। उनमें बुध के ट्रेड्स बहुत हाईली फाइंड किए गए हैं। तो ऐसे लोगों को रामेश्वरम ट्रैवल करना चाहिए, वहां वो अपनी एनर्जी को प्रॉपर सिंक कर पाते हैं। अच्छा। नेक्स्ट राशि है आपकी लिब्रा राशि। लिब्रा बहुत ब्यूटीफुल राशि है, बहुत बैलेंस्ड होते हैं लिब्रा वाले लोग। उनको हर रिलेशन में बैलेंस बनाना आता है। उनका साइन ही तराजू है। तो ये उनकी क्वालिटी है, ये उनका ट्रेट है। तो जो लिब्रंस होते हैं उनको ओमकारेश्वर ट्रैवल करना चाहिए। तो अगर उनको किसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, प्रोस्पेरिटी लाने के लिए, इन सब के लिए ओमकारेश्वर अगर वो ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ के जो हर्डल्स आते हैं उनकी लाइफ में, वो रिमूव होते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट राशि पे। आई थिंक स्कॉर्पियो इज द नेक्स्ट राशि। यस, स्कॉर्पियो राशि वही जिससे हमारा लियो डरता है। जिसके आते से ही लियो डंक मारता है। तो स्कॉर्पियो जिसकी राशि होती है, उन्हें भीमा शंकर ट्रैवल करना चाहिए। ऐसे लोगों में अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स है, या फिर ऐसे लोगों का अगर मेंटल कई बार इमोशनली या मेंटली वो अपने आप को अनस्टेबल फील कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भीमा शंकर जाना चाहिए। ओके। नेक्स्ट राशि सेजिटेरियस। जो सेजिटेरियस होते हैं लोग ना, बहुत फोकस्ड होते हैं।
ओके। अगर आप इसका साइन देखोगे तो घोड़े पे सवार है जिसके हाथ में धनुष है। तो आप इनके साथ जब देखेंगे तो ये बहुत फोकस्ड और बहुत एग्रेसिवली अपने डेस्टिनेशन या अपने टारगेट की तरफ मूव होते हैं। ओके। काल पुरुष की कुंडली में ये 9th हाउस में ये कुंडली ये राशि एग्जिस्ट करती है, तो धर्म स्थान को भी रिप्रेजेंट करती है। Okay. तो जो धनु राशि के हैं, जुपिटर की राशि है, गुरु की राशि है, तो ऐसे लोगों को धर्म स्थान पे जरूर ट्रैवल करना चाहिए। स्पेशली इनके लिए जो एनर्जी सेंटर है वो केदारनाथ है। केदारनाथ। यस, अगर ये लोग केदारनाथ जाते हैं तो इनको आने वाले जन्म के लिए ये अपना एक रास्ता खोल देते हैं कि जो इनका नेक्स्ट, बिकॉज 9th हाउस हमारे ना नेक्स्ट बर्थ का भी होता है। अच्छा। यस, तो ऐसे लोगों को केदारनाथ ट्रैवल करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट राशि पे आते हैं। अगली जो राशि आती है वो शनिदेव की राशि है, जिनसे हम सब डरते हैं। कैप्रिकॉर्न राशि, ये कर्मों की भी राशि है। अच्छा, मेरी भी राशि कैप्रिकॉर्न ही है। तो ये आपके लिए सुनने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो जिनकी कैप्रिकॉर्न राशि है या जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, ऐसे लोगों को महाकालेश्वर ट्रैवल करना चाहिए, वहाँ जरूर जाना चाहिए। इससे आपको आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आता है, आपका जो मृत्यु चक्र है या मोक्ष का जो चक्र की प्राप्ति है उसकी तरफ मूव करने के लिए आपको सपोर्ट मिलता है। शनिदेव है, आप कर्म करेंगे, रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। तो अगली राशि भी शनिदेव की है। देखिए कितनी ब्यूटीफुल चीज है। हमारी कुंडली में जो 10th हाउस होता है वो हमारे कर्मों का होता है और वो शनिदेव की राशि का होता है। तो उसका मतलब ये है कि आप कर्म करो, शनि बैठे हैं, राइट। उसके बाद की जो अगली राशि होती है एक्वेरियस राशि, जो कि मनोकामनाओं की पूर्ति की राशि है, वो भी शनिदेव की है। जब आपने कर्म करा तो अब नंबर आएगा मनोकामना पूर्ति का, बेनिफिट्स का, वो भी शनि दे रहे हैं। अगर शनि हर्डल्स दे रहे हैं तो मनोकामनाएं भी वो पूर्ण कर रहे हैं। तो अगली राशि हमारी आती है एक्वेरियस राशि। एक्वेरियस बहुत प्यारी राशि है। मैंने एक्वेरियस, आप अगर नोटिस करेंगे ना तो मैक्सिमम जो होते हैं ना रेशियोज में, अगर मैं डिवाइड करूं तो मैक्सिमम लोग एक्वेरियस राशि के मिलेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड। अच्छा। हाँ जी, ये एक ब्यूटी कह सकते हैं हमारी एस्ट्रोलॉजी की। तो जिनकी एक्वेरियस राशि होती है या जिनका एक्वेरियस असेंडेंट होता है, ऐसे लोगों को त्र्यंबकेश्वर ट्रैवल करना चाहिए। ओके। त्र्यंबकेश्वर नागों की नगरी थी। वहाँ पर बहुत सारी पूजाएं भी होती हैं। तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए या आपको कुछ चीज़ अचीव करने में प्रॉब्लम आ रही है तो योर बेस्ट एनर्जी सेंटर इज त्र्यंबकेश्वर, दैट इज नियर टू द नासिक। आप वहाँ जाइए, ईश्वर को प्रणाम कीजिए। नागों की जगह है तो सोचिए वहाँ शिव कितने खुश हैं। करेक्ट, क्योंकि वो नागों की नगरी थी। हाँ जी। अभी हम 12वीं राशि पर आते हैं जो कि मीन है। अगेन गुरु की राशि है। यहाँ सब कुछ खत्म है। काल पुरुष की कुंडली में ये जो 12वीं राशि होती है मोक्ष की राशि है। यहाँ सब कुछ सरेंडर है। इसके लिए सबसे ब्यूटीफुल जो ज्योतिर्लिंग है दैट इज नागेश्वर। अगर आपको पता है जब सब सब खत्म हो जाता है तो लास्ट में एक चीज बचती है, वो है शेषनाग। शेषनाग का मतलब ही है कि जो शेष बचे, शेष बच गया, राइट। तो यहाँ नागेश्वर जो अपनी ज्योतिर्लिंग है वो 12वीं राशि यानी मीन की राशि के लिए है। ऐसे लोगों को वहां जाकर मेडिटेशन करना, पीस फाइंड आउट करना उनके लिए बहुत इजी रहता है। तो जिनका एसेंडेंट आपका मीन है, पाइसेस है, तो वहां पे वो ट्रैवल करें तो उनको इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करना इजी रहेगा। एनर्जी सेंटर्स की जब बात करते हैं तो थोड़ा सा ये बताओ कि एनर्जी सेंटर्स जब आप बोलते हो तो एग्जैक्टली क्या है एनर्जी सेंटर? वी ऑल अंडरस्टैंड कि ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर अलग अलग स्टोरीज है हर ज्योतिर्लिंग की। कहीं पे भगवान शंकर ने किसी रूप में, कहीं पे किसी रूप में प्रकट हुए, कभी किसी को ज्योतिर्लिंग के फॉर्म में अपनी एनर्जीज दे दी। लेकिन एग्जैक्टली एनर्जी सेंटर्स क्या होते हैं? एनर्जी सेंटर बेसिकली क्या होता है, देखिए हर किसी के लिए ना हर चीज़ नहीं बनी है, राइट। जिसके लिए जो चीज़ बनी है वो जब वहाँ जाता है उस चीज़ को फील कर पाता है, एब्जॉर्ब कर पाता है। जब आप पुलिस स्टेशन जाएंगे वहाँ एक अजीब सी नेगेटिविटी है। आप जब हॉस्पिटल जाएंगे वहाँ एक अलग तरीके की नेगेटिविटी है। जब आप मंदिर जाएंगे उसकी एक अलग एनर्जी है। तो सब जगहों की अपनी अलग अलग एनर्जीज हैं। जब आप वहाँ जाते हो तो उस एनर्जी को कंज्यूम करके आते हो, राइट। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में भी हमारी सोच में भी एक अलग अलग वाइब्रेशंस हैं, अलग अलग एनर्जीज हैं, हमारे अलग अलग हर्डल्स हैं।
उन हर्डल्स को, उन प्रॉब्लम्स को लेकर जब हम उस एनर्जी के पास जाते हैं, हमें सोल्यूशन वहां मिलता है। आपकी तबीयत खराब है, अगर आप पुलिस स्टेशन जाएंगे आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, राइट? उसके लिए आपको जिस एनर्जी से कनेक्ट करना है वो हॉस्पिटल है। अगर आपको मेंटल पीस चाहिए तो आपको हॉस्पिटल से नहीं मिलेगा, आपको मंदिर जाना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली उन वाइब्रेशंस के एनर्जी सेंटर्स वो हैं। तो ऐसे ही राशियों के अकॉर्डिंग जो ज्योतिर्लिंग हैं, जहां से वो आपको ज्यादा एनर्जी उस राशि से रिलेटेड दे सकते हैं, इस तरीके से हम ज्योतिर्लिंग्स को एनर्जी सेंटर्स समझते हैं कि कौन सी राशि के लिए कहाँ से एनर्जी एक्यूमुलेट करना इजी है। अच्छा, तो जब हम एनर्जी सेंटर बोलते हैं तो क्या एक्चुअल में वो, जैसे हम मैग्नेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो क्या उस तरीके की कोई एनर्जी होती है इन मेटाफिजिकल फॉर्म या व्हाटएवर इट इज? देखिए वहां पर ना जहां पर जो चीज बहुत ज्यादा एक्टिवेट हुई, जैसे मैं आपको अगर सोमनाथ का एग्जांपल दूं, जो कि बहुत रिचनेस के लिए भी फेमस है। सोमनाथ आपके गुजरात में है, जो कि हमारी कृष्ण जी की नगरी थी, राइट? वहाँ बहुत रिचनेस थी, सोने की, कहते हैं द्वारिका सोने की हुआ करती थी। कृष्ण जी की है तो महालक्ष्मी का तो वहाँ पदार्पण था ही था, तो उसमें एक अलग ही प्रोस्पेरिटी थी। तो जिस जगह पर जिस चीज की ज्यादा बातें हो रही हैं, वहां पर उस वाइब्रेशन को बहुत पीक पे ले जाती है वो चीज, ओके, राइट? तो वो वाइब्रेशन इतनी हाई है वहां पर कि आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। तो जब आप जाते हो तो आप भी उसी वाइब्रेशन के साथ अपनी वाइब्रेशंस को मैच कर पाते हो। ओके, तो इसी वजह से जो हमने अभी डिस्कस किया कि हर एक अलग राशि वाला अपने अपने हिसाब से अपने ज्योतिर्लिंग पे जाएगा, तो उसकी वाइब्रेशंस उस एनर्जी या उस ज्योतिर्लिंग की एनर्जी के साथ कनेक्ट इन सिंक हो जाएंगी। करेक्ट। ओके, तो स्वाति ये बताओ, सरेंडर, आपने एक वर्ड यूज़ किया, सरेंडर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब हम कहीं पे भी आध्यात्मिक किसी भी किताब को पढ़ लें, किसी भी गुरु को समझें, हम कुछ भी बात करें, सरेंडर का बहुत ही गहरा मतलब होता है। तो यहाँ पर सरेंडर का क्या मतलब है? ठीक है, हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ अगर समझें तो महाभारत में सरेंडर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल अर्जुन ने दिया। दुर्योधन को हम सब जानते हैं, उन्होंने सेना चुनी, उनके पास बहुत शूरवीर थे, भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोण थे उनके पास, उनके 100 भाई थे। अर्जुन ने कृष्ण के आगे समर्पण कर दिया, राइट? उनके सारथी बने थे। कृष्ण जी ने कभी हाथ में हथियार नहीं लिया उस युद्ध में, महाभारत में। बिल्कुल। हमने ये स्टोरी तो सुन ली, बट एग्जैक्टली ये कहना क्या चाह रहा है? ये महाभारत से इस वाक्य से निकल कर क्या आ रहा है? इस वाक्य से ये निकल कर आ रहा है, आप अपनी जिंदगी को श्री कृष्ण या जो आपके इष्ट है उनको समर्पित कर दो। कर्म तो तुझे ही करना पड़ेगा। अर्जुन ने ही कर्म करा, बट ज्ञान श्री कृष्ण देंगे, सारथी श्री कृष्ण होंगे, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपके गाइड वही बने हैं। अच्छा भी वही कर रहे हैं। जब बुरा हुआ, अभिमन्यु की मृत्यु हुई, जो अर्जुन के लिए बहुत मुश्किल था संभालना, बट उन्होंने एक्सेप्ट करा बिकॉज ये श्री कृष्ण ने दिया है। ये बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है सरेंडर का अर्जुन, जो कि महाभारत से निकल कर आता है। उस काल में भी उन्होंने यही समझाया, कर्म तू ही करेगा, हथियार तू ही उठाएगा, भाई को भी तू ही मारेगा, भीष्म पितामह को भी तू ही मारेगा, मैं सिर्फ तेरे साथ चल के तुझे इनलाइटन करूंगा। हम आज के जीवन काल में भी अगर सिर्फ जो भी आपके इष्ट देव हैं उनको सरेंडर कर दें, तो आप अपनी जिंदगी में अपने कर्म को अच्छा कर पाओगे, पर आपको धर्म का साथ देना होगा। दिस इज बेसिकली अ सरेंडर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत गहरी बात है स्वाति। आई थिंक बहुत बार हम ऐसा सुनते हैं, लेकिन इसको उस गहराई से समझ ही नहीं पाते। हम हमेशा इसी भागदौड़ में लगे रहते हैं कि मेरी जिंदगी ऐसी हो जाए, वैसी हो जाए, और उसको मैं कैसे अच्छा कर दूं। हम हमेशा अपने घोड़ों की कमान खुद ही पकड़ के रखते हैं। मुझे लगता है ये स्टोरी से हमें ये भी समझना चाहिए कि अपनी कमान जो हम पकड़ के रखते हैं वो हम नहीं पकड़ रहे, वो तो भगवान को दे दो। आप तो बस घोड़ों को खिलाओ पिलाओ, तंदुरुस्त रखो और उनको इस लायक बनाओ कि वो भागते रहें। करेक्ट। भगाना कहाँ है, वो तो भगवान के ऊपर है, और उन्हीं के ऊपर छोड़ना भी चाहिए, रादर देन कि वो बच्चे की तरह छीनने लगो। अब करेक्ट, इसी एग्जाम्पल से अगर हम देखें, मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग कि अगर कितना ब्यूटीफुल है, अगर श्री कृष्ण सारथी हैं तो अर्जुन तो तीर चला रहा है, लेकिन क्या वो बार बार ऐसे कहे अरे नहीं मुझे तो पीछे घूमना है, मुझे तो इधर घुमाओ, और एक घोड़े की कमान अर्जुन पकड़ के खींचने लगे, तो वो तो सब एक्सीडेंट हो जाएगा। जो मुझे लगता है आज हो ही रहा है। लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, इतने परेशान हैं, मेरी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही,
डिवोर्सेस कितने हो रहे हैं, कोई बच्चे को लेके परेशान है, कोई पढ़ाई को लेके परेशान है, बीमारियां हैं, और उससे ज्यादा हम परेशान हैं। जितना है या जितना नहीं है उससे ज्यादा हम परेशान हैं। तो शायद हम वो कमान ही खींचते रह जाते हैं, अपने तीर चलाना छोड़ दिया है हमने। अच्छा, इसमें ना वैभव एक और चीज है, हम अपनी ना रूट से हटते जा रहे हैं। हमें ना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हमें अपनी बस सूक्ष्म चीजों पे ध्यान देना है। हम उस सूक्ष्म चीजों को भूलते जा रहे हैं। हमें बड़ा करने के चक्कर में जो छोटा था ना, वो हम भूल गए। हमने लाइफ को ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। अगर मैं आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले जाइए, बहुत सिंपल लाइफ थी। आज मेरे पास बहुत से ऐसे हॉरोस्कोप्स आते हैं जिसमें जब मैं देखती हूँ ना, लोगों का सीधे ही क्वेश्चन होता है, मेरी धन स्थिति कैसी होगी। व्हाट आई फील, आज की डेट में ना धन स्थिति से ज्यादा मन स्थिति देखिए। आप ये पूछिए मन स्थिति कैसी होगी। अगर आपकी मन स्थिति अच्छी है ना, धन स्थिति तो ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। हमें भी छोटी छोटी चीज़ों में ही चेंज करने की ज़रूरत होती है, बड़ी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। अगर मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं तो आजकल शायद हम सबके घर में ऐसा होता है, हम सुबह उठते से न्यूज़ चैनल लगा लेते हैं, राइट? या फिर जब हम खाना खाते हैं तो हमारे सामने हम डेली सोप्स देख रहे होते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, मैं और आप अगर बाहर डिनर पे जाते हैं, मैं और आप डिनर कर रहे हैं, 2 लोग यहाँ रो रहे हैं, 3 लोग यहाँ लड़ रहे हैं, क्या मैं और आप कंफर्टेबली खाना खा पाएंगे? बिल्कुल। और जैसा अन्न वैसा मन, तो एग्जैक्टली आप वही सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। टीवी में डेली सोप्स में कलेशों के साथ टीआरपी बढ़ती है, आप उन कलेशों को देख रहे हैं। 3-3, 4-4 मैरिजेस देख रहे हैं जो उसमें दिखा रहे हैं, और लड़ाइयाँ देख रहे हैं, और उसके साथ आप खाना खा रहे हैं। न्यूज़ चैनल्स में जिसमें सायरन बज रहे हैं कि यहाँ युद्ध हो रहा है, वहाँ युद्ध हो रहा है, उस एनर्जी के साथ सुबह उठ रहे हैं आप। और आई थिंक जो हमने अभी एनर्जी की बात करी थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पे भी तो एनर्जी है। एग्जैक्टली। और वही एनर्जी आपके साथ वाइब्रेट होके आपकी एनर्जी को अपने साथ सिंक में ला रही है। तो आप अपना ऑरा खराब कर रहे हैं। अपना ऑरा खराब कर रहे हैं। और साथ ही साथ बिकॉज आपका जो अन्न होता है ना, वो शांति से होना चाहिए। हमें 15 से 20 मिनट लगते हैं खाना खाने में, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून में। तो तीनों टाइम में जब आप 15-15 मिनट में सिर्फ खाना खाते टाइम आप इन चीज़ों को अपने से दूर रखिए। पूरा दिन है आप देखिए, पर उस टाइम इन चीज़ों को दूर रखिए। मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो एटलीस्ट ये जो बहुत कुछ आजकल दिखता है टीवी पे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो होना है वो होगा, पर उस एनर्जी के साथ मत उठिए। भजन लगाइए, अच्छे शब्द सुनिए, खाना खाते हैं शांति से खाइए ताकि वो अन्न आपके शरीर को लगे। तो स्वाति, ऐसी क्या चीज़ें हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें और बताओगे जो कि हर कोई, हम एज अ नॉर्मल पर्सन, हम लोग अपने घर में जो काम करते हैं, जैसे आपने बोला टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, तो क्या ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जो हम सही कर सकते हैं? हाँ जी, देखिए वैभव, हमारे साथ जो है ना, हम एज ए ह्यूमन एनिमल्स के साथ इस अर्थ को शेयर कर रहे हैं, बर्ड्स के साथ इस अर्थ को शेयर कर रहे हैं। तो ये हम सब लोग आपस में इस अर्थ को शेयर कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जीज के साथ भी, नेगेटिव के साथ भी। तो सबको ऊपर वाले ने एक टाइम लाइन्स दी। हम लोगों का सूर्य उदय से सूर्यास्त तक का टाइम हमें दिया गया। आप उठिए, अपने काम कीजिए, और सूर्यास्त के बाद 8-9 बजे आप सो जाइए। उसके बाद आते हैं नेगेटिव एनर्जीज के लिए, जो कि उनको भी दिया गया। मेरे और आपके लिए वो नेगेटिव एनर्जी है, उनके लिए हम नेगेटिव एनर्जीज हैं, राइट? पॉजिटिव के लिए नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए पॉजिटिव अपोजिट है, राइट? तो अब हम, क्योंकि हम तो ह्यूमन है, हमें सबको डोमिनेट करना है। हम 10 बजे के बाद 11 बजे 12 बजे पार्टियां कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, नॉनवेज खाकर आ रहे हैं। तो आप जब वो एक्टिव है नेगेटिव एनर्जी, आप खुद एक्टिव हो रखे हो, तो आप उस एनर्जी के कनेक्शन में आओगे ना, और वो आपको अट्रैक्ट करेगी या आप उसको अट्रैक्ट करोगे। वो तो इसी के लिए घूम रही है। फिर हमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स होंगी। एक बहुत छोटी सी चीज जो मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ लोगों के घर में, कपड़े धोने के बाद रात में कपड़े धोए जाते हैं, वॉशिंग मशीन से तो लगा दिए, रात में सुखा दिए, राइट? सुबह उतार लिए। सबके घरों में यही होता है। सबके घरों में ये हो रहा है। दोपहर में लगाया, भूल गए, रात में जब खाना खा के याद आया तो फटाफट सुखा दिए। या हस्बैंड आया तो उनको बोला जी सुखा दो। बिल्कुल। तो ये गलत है, क्योंकि उन कपड़ों के साथ ना रात में वो नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट होती हैं, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ। अच्छा। अगर आप 2 लोगों को ले आइए, उनकी लाइफ में आपको डिफरेंस दिख जाएगा, जो शाम को जल्दी उतार लेते हैं और जो रात में उतारते हैं। ओके। तो आपको सूर्य उदय के अस्त के बाद कपड़े नहीं रखने चाहिए, मैक्सिमम 7-8 बजे तक
आप उतार लीजिए। ओके। मेरी दादी थी, वो कहा करती थी, वो शाम होते ही ना उनको लगता था फटाफट से कपड़े उतारिए। अब समझ में आता है वो क्यों कहा करती थी। हाँ, while you speak, मुझे भी ऐसा याद आ रहा है कि हमारे घर में भी पहले हमारे दादी बाबा यही बोलते थे कि शाम होने वाली है, फटाफट कपड़े उतार लो, रात में कपड़े बाहर नहीं छोड़ने। करेक्ट। हमें लगता था शायद इसलिए नहीं छोड़ने कि रात में बारिश आ जाएगी, कौन करेगा, धूल मिट्टी उड़ेगी, लेकिन यस, एक्चुअली उनकी भी गलती नहीं है, उन्हें लॉजिक्स के साथ समझाया ही नहीं गया, लेकिन उन्होंने फॉलो किया। एग्जैक्टली। हमने क्वेश्चन उठाए, हमने क्वेश्चन भी उठाया और फॉलो भी नहीं करा, और हमें लगा ये पुराना है, कुछ हम नया लेकर आएंगे और हम तो करेंगे। तो अब वो कहीं ना कहीं ऐसे में लोगों की हेल्थ पर इम्पैक्ट करता है। ये दो एनर्जीज हो गई, एक ह्यूमन को दी गई, एक नेगेटिव एनर्जी को दी गई। इसी तरीके से एक जो आपका ब्रह्म मुहूर्त होता है, जो अमृत बेला होती है, वो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ है, जिसमें आपको साधनाएं करनी चाहिए। छोटे बच्चे उन्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके लिए पढ़ाई ही साधना है। तो आप जल्दी उठिए, जल्दी उठ के पढ़िए, उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए। बट क्योंकि हम लोग तो एडवांस है ना, तो हमें रात में पार्टीज करनी है और 4 बजे हमें सोना होता है, क्योंकि ये हमें वेस्टर्न या हमें मॉडर्न दिखाता है, राइट। तो हम लोग उल्टा चल रहे हैं। तो अब जब उल्टी चीजें हो रही है हमारे साथ, तो हमें समझ में आ रहा है। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त की बात हुई, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है? कई लोग बोलते हैं 2:30 बजे से, कोई कहता है 3:30 बजे, कोई कहता है 4:30 बजे से। तो इस पे थोड़ा क्लैरिटी दे सकते हो? सूर्य उदय के 2 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है। अच्छा, चाहे सर्दी में अब लेट हो रहा है तो वो लेट होगा। एग्जैक्टली। गर्मियों में सूर्योदय करीब 5:30 बजे हो जाता है, तो करीब 3:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाएगा। करेक्ट। अच्छा, तो सूर्योदय से 2 घंटे पहले हम उसे ब्रह्म मुहूर्त मानते हैं। ओके, 2 घंटे पहले से सूर्योदय तक ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो उसमें बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हाईली एक्टिवेटेड होती हैं। अगर आप उन पॉजिटिव एनर्जीज को, स्पेशली जो साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जो बहुत ज्यादा उन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। मेरा मानना है ये सभी के लिए अच्छा होता है। बिल्कुल। आप उन एनर्जी, ठीक है, आप साधना नहीं कर रहे हैं, पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, पर आप उठने के बाद अपनी घर की डे टू डे एक्टिविटीज करें, आपके लिए वही आपकी साधना है, आपके लिए वही आपका कर्म है। तो एटलीस्ट आपके कर्म उस पॉजिटिव एनर्जी, आप खाना भी बना रहे हैं तो वो पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास है। आप रात में खाना बना रहे हैं 12 बजे, तो नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास घूम रही हैं। और पुरानी कहावत भी है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। करेक्ट। ये बहुत सही बात बोली थी हमारे बड़ों ने, हम बस बोल के खत्म करके भूल गए। बिल्कुल। और भी कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। स्पेशली मैंने बहुत लोगों को नोटिस करा, उनके वॉशरूम्स क्लीन नहीं होते। आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो नहाने के बाद ना अपने वॉशरूम ऐसे गीले छोड़ देते हैं। देखिए, हमारे घर में ना राहु एग्जिस्ट करता है वॉशरूम्स में। पहले तो नहीं हुआ करते थे वॉशरूम, तो चल जाता था कि भाई ठीक है, जब है ही नहीं तो वो एनर्जी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, बाहर कहीं पड़ी हुई है, हाँ, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। बट आज की डेट में जब आपके घर में वॉशरूम्स हैं, मेक श्योर यूज करने के बाद वो नीट एंड क्लीन हो, राइट। आप प्रॉपर वाइपर कीजिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग, टाइमली सोइए। देखिए, अगर आप ना 10 बजे 10:30 बजे के बाद जितना जितना आप क्लोज जाते रहेंगे ना, 10 से लेकर 2 के बीच में, आप देखेंगे लोगों का ना एंग्जाइटी लेवल बहुत बढ़ेगा। अगर आप, ठीक है, आप 12 बजे सो रहे हैं और सुबह आप 8-9 बजे भी उठ रहे हैं, आप उस फ्रेशनेस के साथ नहीं उठेंगे। उसी जगह आप 10 बजे सोकर 5 बजे उठ रहे हैं, भले ही आपके स्लीपिंग आवर्स कम हो गए हों उसमें, पर आप उठेंगे बहुत फ्रेश। एक और चीज जो शायद सबको करनी चाहिए, पहले जब हम छोटे थे तो छत पर सोया करते थे। तो आजकल कई बार मैं भी एक रेमेडी बताती हूँ नॉर्मली लोगों को कि मूनलाइट को एब्जॉर्ब करिए। अच्छा। वो ऑटोमेटिकली हो रही थी। हम छत पे सोते थे, मूनलाइट एब्जॉर्ब होती थी, हमें वो रेमेडी की तरह बोलनी ही नहीं पड़ती थी। तो आप मूनलाइट में बैठिए, और मूनलाइट में बैठने का मतलब ये नहीं कि आप बैठ गए और हम स्क्रॉल कर रहे हैं, राइट। उसे फिर नेगेटिव एनर्जी आपको अट्रैक्ट करेगी। आप राहु और मून को कनेक्ट कर रहे हैं, फिर वो नेगेटिव कन्वर्शन होगा। तो बेटर है आप उसे साइड में रखिए, 15 मिनट उस मून लाइट को एब्जॉर्ब कीजिए। ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे काम हैं जो कुछ नहीं करने हैं, बस हमें एक नेचुरल चीजों से कनेक्ट होना है। जैसे पहले डॉक्टर बोलते थे, पहले सभी लोग धूप ले लेते थे, हाँ। आज विटामिन डी के लिए डॉक्टर बोलते हैं कि भाई लिया करो। हमें सब कुछ फ्री मिला, हाँ, और हमें मिलता भी रहा, हम लेते भी रहे। अब हमने सब छोड़ दिया, घर में कमरे में बंद होके मोबाइल देखते रहते हैं, और हम रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं। तो
बस अपने नेचर से कनेक्ट हो जाइए। सूरज को, चांद को, पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को, जानवरों को, इनसे कनेक्ट हो जाइए किसी भी तरीके से। जल्दी उठ के सन से, जल्दी सो के मून से, पशु पक्षियों को खाना खिलाकर उनसे, पौधों को नरिश करके उनसे। बस यही, जब हम नेचर के साथ सिंक में आते हैं ना, नेचर हमें सपोर्ट करने लगता है। ऑलराइट। अच्छा स्वाति, हम एनर्जी सेंटर की जब बात करी ना, तो उससे मुझे ख्याल आया कि क्योंकि ये जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं सब एक मंदिर के फॉर्म में ही है, और घर में भी हमारे सबके मंदिर होता है, तो क्या हमारे घर के मंदिर में भी इसी तरीके की वाइब्रेशंस और एनर्जीज होती हैं? वैभव 100% वो एनर्जी नहीं होती, राइट? वो वहाँ पर वो एनर्जी है। देखिए, आपने घर बनाया, आपने 2 साल पहले बनाया होगा, 5 साल पहले बनाया होगा, फिर ये वैनिश हो जाएगा। 50 साल, 60 साल, 100 साल, करेक्ट? उधर वो एनर्जी सिर्फ उतने दिन के लिए है। प्लस हम जो घरों में मंदिर स्थापित करते हैं उसकी एक लिमिटेशन है, उसमें हम साक्षात रूप से ईश्वर को नहीं स्थापित करते हैं, राइट? लेकिन ये जो ज्योतिर्लिंग्स होते हैं, धर्म स्थान होते हैं, ये सदियों से यहाँ पूजा अर्चनाएं हो रही हैं। तो वहाँ पर जो एनर्जीज बहुत, इतनी जनता आ रही है वहाँ पर, पॉजिटिविटी के साथ आ रही है, तो वो जो एनर्जीज का एक्यूमुलेशन है वो बहुत हाई है, राइट? वो वैनिश नहीं हो रहे। मंदिर हमारे सदियों से चले आ रहे हैं, कितने युगों से चले आ रहे हैं। हम महाकाल का जो मंदिर है उसे पुराने शायद अगर हम बात करें तो कृष्ण जब महाभारत हुई थी उसमें भी उज्जैन के महाकाल का उल्लेख है, राइट? हमारी हिंडन नदी का शास्त्रों में काफी उल्लेख है, गंगा माता का उल्लेख है। तो ये सदियों पुरानी नदियां हैं, सदियों पुराने धर्म स्थान हैं। उन एनर्जीज के लिए को तो हम अपने घरों की एनर्जीज, मंदिरों की एनर्जी से कनेक्ट नहीं, वो कंपेयर नहीं कर सकते। बट यस, घर का जो मंदिर होता है ना, वो आपके लिए जैसे आपका घर का लॉकर है ना, इट्स लाइक दैट। आपको अपने घर के मंदिर में ना हर किसी को लेके भी नहीं जाना चाहिए। अच्छा। हाँ जी। क्या आप अपना लॉकर किसी को खोल के दिखाते हो? देखो मेरे पास इतना कैश है, मेरे पास इतना गोल्ड है। द रीजन इज, वहां से आपको ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल रही है अपने लॉकर से, कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूँ। मंदिर से आपको मेंटल स्टेबिलिटी मिल रही है। जब आप बहुत परेशान हो, आप शायद ईश्वर के चरणों में जा, अपने घर के मंदिर में ही जाके वो एनर्जी लेकर आते हैं, राइट? आप बाहर नहीं जा सकते, कोविड था, हम बाहर नहीं जा सकते थे, हम परेशान थे, अपने घर के मंदिर में जाते थे। तो अपने घर के मंदिर को भी हर किसी को नहीं दिखाना चाहिए, हर किसी को एक्सेस नहीं कराना चाहिए। अच्छा। उस एनर्जी से आप हर किसी को कनेक्ट नहीं कर सकते। यू नेवर नो लोग किस थॉट के साथ आए हैं, किस एनर्जी के साथ आए हैं। ये दोनों चीजें बहुत सीक्रेटिव होनी चाहिए। एंड थर्ड थिंग इज आपका किचन, क्योंकि वहां से आप अपने शरीर के लिए एनर्जी ले रहे हो। वहां से आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिली, वहां से आपको इमोशनल सिक्योरिटी मिली, और यहाँ से आपको अपने शरीर के लिए नरिशमेंट मिल रहा है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होनी चाहिए। अच्छा। हाँ जी। ओके। क्या ज्योतिष के हिसाब से या हमारे पुराणों के हिसाब से मंदिर को रखने की भी कोई विधि है, या मंदिर को किस तरीके से मंदिर का रख रखाव करना चाहिए? क्योंकि अगेन वो एक एनर्जी सेंटर है हमारे घर का, छोटा सा और बहुत ही पावरफुल, ज्योतिर्लिंग के बराबर पावरफुल नहीं, लेकिन अगर कंपैरेटिवली अपने घर के अंदर बाकी एनर्जीज की बात करें तो मंदिर एक पावर सेंटर बनता है, करेक्ट है ना? तो इस पावर सेंटर की एनर्जी को और पायस और प्योर कैसे किया जाए, या इसको और ज्यादा बेनिफिट इस एनर्जी से कैसे लिया जाए? सबसे बड़ी चीज है सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और रखना चाहिए। आपका मंदिर बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। पहला भोग आप अपने घर में मंदिर में लगाइए, बिल्कुल ठीक है? क्योंकि और अगर आपने भोग लगाया है तो उसके बाद ना आपका वो खाना अमृत हो गया। उसके बाद आपको खाने में कमी नहीं निकालनी चाहिए कि नमक कम की चीनी ज्यादा, राइट? अगर वो ईश्वर खा सकते हैं तो मैं तो आराम से खा सकती हूँ। तो इस चीज का स्पेशली ध्यान रखिए। अपने मंदिर में ना लोग शिवलिंग रखते हैं, और आप क्या कहते हैं, आप कई भगवान की मूर्तियां रखते हैं, तो वो बहुत बड़ी नहीं, सारे भगवान रख लेते हैं। कई बार लोग ना कहीं धर्म स्थान पे गए, वहां से कोई मूर्ति लाए, वो भी रख लाए, वो रख लिया, ताबीज रख लिया, ताबीज रख लिया, टिपिकली करते रख लेते हैं। ये ना आपका घर, आपका मंदिर आपके ना मेंटल स्टेटस को बताता है। जिन घरों में बहुत मूर्तियां दिखेंगी ना, ऐसे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। अच्छा। ऐसे लोग बहुत इनसिक्योर होते हैं। आपको इतनी मूर्तियां रखने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता ही नहीं चल रहा आपको कहाँ कनेक्ट करना है। अगर आप केदारनाथ गए, वहां से एक शिवलिंग लाए, आप बद्रीनाथ गए, वहां से एक शिवलिंग लाए, आप अपने घर के लिए ऑलरेडी एक शिवलिंग है, आपने 8-10 शिवलिंग रख ली,
एक शिवलिंग भी वही काम करेगी और आर्ट भी वही काम। आर्ट तो इनफैक्ट उस एनर्जी को डिस्टर्ब कर रही है, राइट। आप हर भगवान की एक एक मूर्ति रखिए, राइट। सुबह शाम घर में जरूर दिया जलना चाहिए। अगर आप प्योर देसी घी का जला सकते हैं, वेल एंड गुड, अदरवाइज तिल के तेल का दीपक जलाइए। अच्छा। ये आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को बहुत ज्यादा इन्हांस करता है। साथ ही साथ जो हम अपने घर में अपने बेड पर बेडशीट्स बिछाते हैं, तो जब हम ईश्वर को कहीं स्थापित कर रहे हैं तो नीचे चुन्नी जरूर बिछाइए। अच्छा। और मेक श्योर कि वो चुन्नी या फिर जो आप आसन बिछा रहे हैं, क्लॉथ है उसे आप रेगुलर चेंज करें। जैसे आप अपने हर संडे या वंस इन अ वीक चेंज करते हैं, ईश्वर की भी करें, मतलब उस स्थान की भी कीजिए, राइट। क्योंकि अगर आप अपने घर में ईश्वर को स्थापित कर रहे हैं तो आपने घर में अपने एक मेंबर को रखा हुआ है जो आपको एनर्जी दे रहा है, तो उसको उतनी सफाई के साथ रखिए। और हमेशा मंदिर नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहिए। ओके। इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, तो स्वाति एक और क्वेश्चन था बच्चों को लेके, खास तौर पे बच्चों की पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, तो उस पे कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? क्या घर में या आदतों में या वास्तु के हिसाब से हम क्या ऐसा करें जो कि बच्चों की पढ़ाई और अच्छी हो जाए, उनका कंसंट्रेशन बेटर हो? अगर मैं वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो बच्चों का स्टडी टेबल वेस्ट में बनाना चाहिए। ओके। और इस तरीके से बनाना चाहिए कि उनका फेस ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में होना चाहिए। ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ, इन तीनों डायरेक्शन में वो फेस करें और बैठें वो वेस्ट डायरेक्शन में। ओके। वेस्ट डायरेक्शन शनि की डायरेक्शन है और शनि मेहनत को दर्शाते हैं। तो जब बच्चों का स्टडी टेबल वेस्ट में होगा तो बच्चे उस डायरेक्शन में मेहनत बहुत करेंगे, पढ़ाई अच्छे से करेंगे। तो उनका वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनका टेबल वहां बनाइए, स्टडी टेबल। उनकी जो चेयर होती है जिस पर वो बैठते हैं, उनका जो बैक होता है वो ऊंचा होना चाहिए। अच्छा। ताकि उन्हें पीछे से सपोर्ट मिले। अदरवाइज ना इनसिक्योरिटी आती है, वहां बैठने का मन नहीं करता है। तो उनकी पीछे वाला जो बैक है वो ऊंचा होना चाहिए, उनके सर तक या सर से ऊपर जाए। बहुत घरों में मैंने देखा स्टडी टेबल हम दीवार से लगा के बना देते हैं कि हमारे सामने वॉल होती है, राइट। नहीं, बच्चों के सामने नहीं, पीछे वॉल होनी चाहिए। अच्छा। उनका विजन क्लियर होना चाहिए, राइट। और पीछे से वॉल होने का मतलब पीछे से सपोर्ट। अब अगर आप ना बहुत सारे मिनिस्टर्स हो गए, बहुत हाई लेवल पे बैठे हुए लोग हो गए, या मैं बोलूँ एस्ट्रोलॉजर्स भी हो गए, उनके ऑफिसेज में जाइए, पीठ पीछे उनके बहुत बड़ी दीवार है, उनके पीछे बड़ी चेयर्स हैं और सामने उनके क्लाइंट बैठता है। उनके सामने कुछ नहीं है, राइट। उनका विजन क्लियर होना चाहिए, उनकी अचीवमेंट्स उनके पीछे उन्हें सपोर्ट दे, राइट। तो इस तरीके से बच्चों का रूम का आप सेटअप कर सकते हैं। अब हमने बात करी बच्चों को कैसे पढ़ाई में इन्वॉल्व करें। देखिए, ये जो मोबाइल्स आए हैं ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। इन्होंने ना बच्चों को क्या, हम बड़ों को भी और बुजुर्गों को भी, शायद बुजुर्ग और बच्चे ज्यादा बिगड़े हैं इस मोबाइल के बाद। तो देखिए, मोबाइल से दूर करने का शायद जो मुझे तरीका समझ में आता है, जो मैं भी कोशिश करती हूँ इम्प्लीमेंट करें, कि बच्चों को ना मैक्सिमम एंगेज रखिए। ओके। कि जो भी उनकी फेवरेट एक्टिविटीज हैं उनमें एंगेज रखिए। क्योंकि ना हम इन चीज़ों की तरफ तब जाते हैं जब हमारे पास खाली टाइम होता है। हम भी अपने ऑफिसेज में भी जब हमारे पास खाली होता है हम मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। जब हम बहुत ऑक्यूपाइड है हम लेके ही नहीं बैठते। तो शायद सेम थ्योरी हम बच्चों के साथ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उनका हमें ऐसा टाइम टेबल बनाना चाहिए कि उनको 10-15 मिनट या जो भी आप एक टाइम लाइन फिक्स करते हैं उतनी देर उनको मोबाइल दिया जाए, ताकि उनके पास एक लिमिटेशन हो कि मुझे इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट करना है। क्योंकि आज के एरा में मोबाइल देना भी कई बार बहुत ज़रूरी है। स्कूल का स्टडी मटेरियल सारा उस पर होता है, बाकी टाइम हमें उनका ऐसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि बच्चे ऑक्यूपाई रहें, स्पेशली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, क्योंकि उनकी एनर्जी वहीं चैनलाइज होगी। तो अपने बच्चों को वहां पर आप मूव कीजिए ताकि बच्चे उधर इन्वॉल्व हो। सेकेंड थिंग, बच्चों को ना ट्रैवल कराइए। ट्रैवल का मतलब एक्सपेंसिव ट्रैवल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कि हम सिंगापुर जा रहे हैं, कि हम मालदीव्स जा रहे हैं बच्चों को स्कूल में शो ऑफ करने के लिए। नहीं, आप उन्हें ना नेचुरल जगहों पे लेके जाइए। जैसे पिकनिक हुआ करता था हमारे केस में ना, हम छोटे होते थे, बच्चों को किसी पार्क में ले जाकर छोटी सी पिकनिक कराइए। आप कहीं पर भी इंडिया गेट, जैसे हम दिल्ली में रह रहे हैं तो आप इंडिया गेट, इन छोटे छोटे ओकेजन्स पर, संडेज हो गए या कभी भी छुट्टियां, ऐसी जगहों पर ज़रूर लेके जाएं। क्योंकि आजकल ना सब मोबाइल में अवेलेबल है, हम वहीं इंडिया गेट दिखा देते हैं। बच्चों को फिजिकली वहां लेके जाइए ताकि बच्चे के अंदर की क्यूरियोसिटी बाहर आए, वो उस चीज से कनेक्ट करे।
तो ये बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हमारे साथ हुआ करते थे, हमने वो छोड़ दिया, हमने सब मोबाइल पे दिखाना शुरू कर दिया है। बच्चों को फोकस बनाने का सबसे अच्छा तरीका, बच्चों को चेस खिलाइए, बच्चों को पेंटिंग कराइए अगर बच्चों का इंटरेस्ट है तो, या उनका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस डायरेक्शन में लेके जाइए। तो एनर्जी के रिलेशन में हम कुछ और काम कर सकते हैं कि उनकी पॉजिटिव एनर्जी हो जाए, या उनके पास ऐसा कुछ हम रखें जिससे उनकी एनर्जी बूस्टअप हो? बिल्कुल, ऐसा क्या कर सकते बिल्कुल हैं? तो सबसे पहले बच्चों के अंदर कुछ हैबिट्स डालिए, ठीक है। बच्चों को जल्दी उठना सिखाइए, बच्चों को सूर्य को जल देना चढ़ाना सिखाइए, बच्चों को गायत्री मंत्र ज़रूर याद कराइए, और बच्चों को मेक श्योर कीजिए कि वो दिन में एक बार मॉर्निंग में और इवनिंग में कम से कम 21 बार या 11 बार गायत्री मंत्र ज़रूर पढ़ें। अच्छा। साथ ही साथ उन्हें ब्रीदिंग और ब्रीद आउट वाली योगा आसन ज़रूर करें वो बच्चे, इससे उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आपने बोला रखें क्या, बच्चों के रूम में मोर पंख रखिए, ठीक है। आपको पता है कृष्ण जी बहुत नॉटी थे, बहुत नॉटी थे, और वो मोर पंख लगाया करते थे, तो मोर पंख उनकी ना उस नॉटीनेस को भी कंट्रोल करता था। ओके, राइट। तो बच्चों का नॉटी होना जरूरी है पर जिद्दी होना जरूरी नहीं है। तो बच्चों के स्टडी टेबल पर उनके रूम में आप मोर पंख रखिए। मोर पंख राहु की नेगेटिव एनर्जी को भी कम करता है। अच्छा। तो बच्चों के रूम में, उनकी बुक्स में, उनके स्टडी टेबल पर मोर पंख आप जरूर रखिए। उनके रूम में एटलीस्ट एक बार सुबह या शाम में एक बार कपूर की ध्वनि जरूर चलाएं। साथ ही साथ उन्हें महासरस्वती का मंत्र जरूर बताएं। आप अपने नीचे ब्लॉग में डाल दीजिएगा, आई विल टेल यू द मंत्र। तो उस मंत्र के साथ बच्चों को चैंटिंग जरूर कराएं, गायत्री मंत्र और मां सरस्वती का मंत्र, ताकि उस एनर्जी के साथ वो कनेक्ट करें। ऑलराइट स्वाति, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो एंड इतना सब हमें ज्ञानवर्धक बातें बताने के लिए, ज्योतिर्लिंग और एनर्जी सेंटर्स के बारे में इतना एनलाइटन करने के लिए। एंड वी होप कि ये बातें आगे चलती रहेंगी एंड विल सी यू मेनी मोर टाइम्स इन आवर शो। थैंक यू सो मच वैभव, थैंक यू।